नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेज में। एनसीईआरटी का सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लास 9 तक क्लास 6 का 9 चैप्टर तक आपका क्वेश्चन हो गया था और आज 10वां चैप्टर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये आपका जो कर रहे हैं ये लेटेस्ट जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है उसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लोहे स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये दिया हुआ यहाँ पे कहाँ होगा, कार स्थित है लिख गया। तो ये जो लोह स्तंभ है ये लोह स्तंभ आपको दिल्ली के महरौली में स्थित है। दिल्ली के महरौली में स्थित है। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। एक, कब ये बना, तो 1500 वर्ष पूर्व। ठीक है, ठीक है। दूसरा, ये कहाँ पे है, तो दिल्ली के महरौली में है। और किस चीज का है, तो लोहे का है। ये इतना उच्च किस्म का लोहा का बना हुआ है जो एकदम खुले आसमान के नीचे बारिश हो धूप हो उसमें अभी तक ये जंग नहीं लगा है। और कहा जाता है कि ये जो है गुप्त काल का बना हुआ है। ठीक है, कितना का है, गुप्त वंश के काल का है। चंद्र नामक एक शासक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, सबसे पहले तो ये गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश। ठीक, उसके बाद चंद्र नामक शासक। कौन, तो चंद्र नामक शासक। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे गए होंगे दिल्ली घूमने के लिए, तो वहाँ गए होंगे महरौली में। यदि नहीं गए तो जब भी आप दिल्ली जाइए तो देखिए, बहुत अद्भुत है ये। अभी तक एक जंग भी नहीं लगा है। ठीक है ना। चलिए, जबकि ये 1500 साल पहले बना है। आगे बढ़ते हम लोग कहता है स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आप लोग मिस कर जाते होंगे यही ना को लेके। क्वेश्चन तो पढ़ लिए, ये नहीं पे ध्यान नहीं दिए और आगे बढ़ गए, कुछ भी आंसर मार के निकल गए। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। तो पहला करा स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है। तो ये आपका क्या है, सही है। ये आपका क्या है, सही है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ठीक है, स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। ये क्या है, ये आपका गलत है। जब आपको हम चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्तूप क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये धातु मंजूषा कहलाता है, तो यही गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका, देखिए आगे बढ़िए। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। देखिए इससे आपका 3-4 क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, देख लीजिए, चारों ओर जो परिक्रमा करने हेतु वृत्ताकार पथ था उसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ठीक है, और प्रदक्षिणा पथ में रेलिंग से घेर दिया जाता था उसको क्या बोलते हैं, उसको वेदिका बोला जाता है। जब हम चैप्टर कराए थे तो आपको हम पिक्चर बना के हम आपको दिखा दिए थे। जो नहीं देखे होंगे तो वो आप जब यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, कहता पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करा, पूर्व मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकाल से पहले का। ठीक, तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। ठीक, उसके बाद करा मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है और क्या कह रहा है, सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका है सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बताए थे कि सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है गर्भगृह। ठीक है, जहां क्या होता है, पूजा पाठ किया जाता है, जहां देवी देवता का मूर्ति बैठाते हैं। गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है,
गर्भगृह होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका था मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी, ये होती थी, यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे, ये क्या हो जाएगा, गर्भगृह में सभागार नहीं होता था, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। गर्भगृह में पूजा पाठ होता था, ठीक है। सभागार क्या होता था, मंडप होता था सभागार, सभागार क्या होता था कि मंडप होता था सभागार, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या करा, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे, और सही है, पूछ रहा है, ये आपका सही है, गर्भगृह के काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसको हम शिखर कहते थे, ठीक है। जहां मूर्ति बैठाया जाता है उसके ऊपर देखिएगा गुंबदनुमा बनाया हुआ रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सिर्फ 3 सही होगा, तो इसमें देख लेंगे हम, केवल बी सही होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, केवल बी सही हो जाएगा इसका। 3 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा केवल 3, ठीक है, आपका आंसर यही है। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, ठीक है, पूछ रहा है सही नहीं है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, इसमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं में भी कहानियां हैं, राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी सुन नहीं सकते थे। यहाँ पे क्या हुआ, नहीं, सुन नहीं सकते थे, ये क्या है, गलत है, सुन सकते थे, ठीक है। 4 नंबर में आपका क्या आंसर हो जाएगा, 4 का हो जाएगा डी नंबर आपका सही हो जाएगा, सुन सकते थे। यहाँ यदि नहीं हटा दिया जाए, ठीक है, यदि नहीं हटा दिया जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका आंसर 4 का डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये सारा आपका सही है और ये क्या है, गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, चूंकि आपका यहाँ क्या सही नहीं है पूछ रहा है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए जिससे कि सब उन्हें सुन और समझ सके, ये भी सही है। उनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार के राजाओं के बारे में भी कहानियां, सही है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका 4 का डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन, क्या पूछ रहा है, पुराणों के संकलन में से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो नहीं है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, पुराण के संकलन में वेद व्यास थे, ठीक है, और वेद व्यास जो है अपने शिष्य लोमहर्ष को इन्होंने पुराण दिया था, ठीक है। और लोमहर्ष के जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इनका भी योगदान था पुराण के संकलन में। तो आपका क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, यहां नहीं है पूछ रहा है, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, मंखक है, ये अनुस्वार यहाँ पे छूट गया है, मंखक, ठीक है। मंखक कौन थे भाई, तो मंखक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे, ठीक है। मंखक कौन थे, कवि थे, मंखक कवि थे, किसके, संस्कृत के, मंखक संस्कृत के कवि थे, और ये कहां के थे, तो जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के ये थे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है, ज्योतिष, खगोल, गणित। एक बात जान लीजिए, आर्यभट्ट का जो लेखक जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्टियम लिखे थे, ठीक है। ये एक महान ज्योतिषकार भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, खगोलविद भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो इसका तीनों हो जाएगा, यानी 6 नंबर का डी नंबर आपका सही हो जाएगा आंसर। डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6 का डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ क्या है, शून्य के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गणित गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपीय द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। यहाँ पे ये हमको ये चीज आपका गलत हो जाएगा। पहले कहाँ अपनाया गया था? तो पहले अरब में अपनाया गया था, पहले अरब में, उसके बाद यूरोप में। ठीक है, पहले अरब में, उसके बाद यूरोप में, रोम। ठीक है, उसके बाद है रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। 3 नंबर सही, 1 और 3 सही, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, शून्य का जो है जब आविष्कार हुआ तो पहले कहाँ गया? यहाँ अरब यूरोप पहले दिया हुआ है, तो पहले अरब में हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। ठीक है, पहले कहाँ हुआ? पहले अरब में हुआ, उसके बाद यूरोप में है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 8 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से शुरू कीजिए। सिर्फ एक तरफ काव्य दिया है, दूसरी तरफ क्या दिया? रचनाकार दिया है। ठीक है, अब इसको कह रहा है मिलाने के लिए। देखिए, अब इसको आप लोग मिलाइए। देखिए क्या कर रहा है, एक तरफ दिया शिल्प दीकारम, मणि मेखलई, मेघदूतम, रामायण। ठीक है, एक चीज आप लोग जान लीजिए, शिल्प दीकारम क्या हो जाएगा? इलांगो हो जाएगा। आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन है। 1 का 4, अब देखेंगे कि 1 का 4 किस में है? तो भाई ये छट गया, ये छट गया, ये दोनों बच गया। ठीक है, अब पी देख लीजिए, मणि मेखलई दिया हुआ है, तो मणि मेखलई किसका है? तो मणि मेखलई शीतले सतनार का था। किसका था मणि मेखलई? शीतले सतनार का था। तो शीतले सतनार किस में है? तो 2 में है। बी का 2, तो ये दोनों में बी का 2 इसमें है, तो ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग नहीं भी मिलाएंगे तो चलेगा, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा, शिल्पदीकारम, इलांगो, मणि मेखलई, शीतले सतनार। उसके बाद मेघदूतम है, तो मेघदूतम आपका कालिदास, और रामायण क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो ये मिलान करने वाला आपका है। ये क्वेश्चन कभी कभी आता भी है। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी टीचर दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, हर के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहां हुआ? क्या करा? कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहां हुआ? तो आप लोग सबको पता होगा कि कागज का आविष्कार कहां पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। और किसने किया था? लून नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? लून नामक व्यक्ति ने किया था कागज का आविष्कार। और कब किया था? 1900 वर्ष पूर्व। कब किया था? तो 1900 वर्ष 1900 वर्ष पूर्व हुआ था कागज का आविष्कार। और किसने किया था? लून नामक व्यक्ति ने किया था कागज का आविष्कार। उसके बाद जो है यहाँ से लगभग 1400 वर्ष पूर्व तक यह तकनीक कोरिया पहुंचा। कोरिया कब पहुंचा? 1400 वर्ष पूर्व। 1400 वर्ष पूर्व कहा गया? कोरिया पहुंचा ये। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। 1400 वर्ष पूर्व। देखिए, वहां जो भी आविष्कार होता है वहां गुप्त रखा जाता है। जब ये कागज का आविष्कार हुआ तो इसको गुप्त रखा गया, गुप्त रखने का प्रयास किया। ठीक है, वहां के लोग बहुत तेज होते हैं, जो भी आविष्कार होता है वो चाहते हैं कि भाई गुप्त नहीं रहे, हम ही उसका यूज सिर्फ करें। ठीक है, तो 1400 वर्ष पूर्व यह कोरिया पहुंचा। उसके बाद 1800 वर्ष पूर्व यह जो है बगदाद पहुंचा। 1800 वर्ष पूर्व बगदाद पहुंचा। उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैला। ठीक है, बगदाद से हम लोग को एशिया के तरफ जो है, इस उपमहाद्वीप में बगदाद से हम लोग के तरफ जो है ये इसका जो आविष्कार जो हुआ था, इसका तकनीक आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे,
एक तरफ मंदिर दिया हुआ है और एक तरफ जो है आपका स्थान दिया हुआ है। इसको कह रहा है आप जो है युग्मों को कौन सा क्या करा है, कौन सा सही है, कौन सुमेलित है। ठीक है, इसको आप देखिए, एक तरफ महाबलीपुरम, देवगढ़, कैलाशनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका क्या हो जाएगा, देवगढ़ हो जाएगा आपका। ये क्या है, देवगढ़ आपका सही है भाई, उत्तर प्रदेश में ही है। अब महाबलीपुरम जो है आपका, ये दोनों जो है उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 का केवल 2 सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर है। तो कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा मंदिर बनाया गया मंदिर है, राजराज प्रथम जो थे उन्हीं के द्वारा बनाया गया मंदिर था, वृद्धेश्वर मंदिर, महादेव जी का ये मंदिर है। ठीक है, ये बनाया गया था चोल राजाओं के द्वारा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चोल राजाओं द्वारा बनाया गया वृद्धेश्वर मंदिर है, कहाँ पे है, तंजावुर में है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चोल राजवंश द्वारा निर्मित वृद्धेश्वर मंदिर में से शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है। देखिए सब तो शिव के ही रूप हैं, और इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक विशिष्ट रूप कौन सा है। तो इसका जो है ये डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरांतक। त्रिपुरांतक ये आपका जो है सर्वाधिक विशिष्ट है। आगे देखिए, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि भाई चोल सम्राट कौन थे जब ये मंदिर का निर्माण किया गया था। क्या पूछ रहा है कि कौन सा ये चोल सम्राट थे। तो बताइएगा आप लोग कौन सा चोल सम्राट थे। अभी आपको बताए थे राजराज प्रथम। ठीक है, चोल शासक थे राजराज प्रथम, इन्होंने ही जो है ये मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। अब ये पूछ रहा है कि ये सब तो किसी न किसी समय में आया, अब कब आया, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये चीज पूछ रही है, इसमें बताने के लिए कह रहा है। तो आप लोग बताइए कि कौन पहले आया था। सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे कौन, मेगास्थनीज। तो सबसे पहले तो 3 नंबर हो जाएगा। अब 3 नंबर ढूंढेंगे किसमें है, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो पहले छट गया। अब देखिए आगे, अब क्या 3 नंबर इसमें भी उसमें भी है। अब मेगास्थनीज के बाद कौन आए थे ये देखना है आपको। ठीक है, मेगास्थनीज के बाद कौन आए थे, तो फाहियान आए थे। फाहियान कहाँ है, 1 नंबर, 3 के बाद 1 दोनों में है। उसके बाद फाहियान के बाद वेंसांग आए थे, 2 किस्में, वेंसांग 4 किस्में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आपको पता है मेगास्थनीज कब आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। उसके बाद जब फाहियान कौन कब आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे। और वेंसांग कब आए थे, हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। और इत्सिंग हर्षवर्धन के शासन काल के बाद आए थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। ठीक है, और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे। वेंसांग हर्ष के काल में आए थे, और हर्ष के काल के बाद इत्सिंग आए थे। ये भी आपका पूछ सकता है कि भाई किसके शासनकाल में कौन आए थे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लिख देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो है ये हो जाएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा,
एक नंबर फाहियान, ये विक्रमादित्य। ये कब आए थे? तो विक्रमादित्य के काल में आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। वैनसांग कब आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे, हर्ष के काल में आए थे। ठीक है। और ये हर्ष काल के बाद आए थे। हर्ष के बाद ये आए थे। ये आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। मेगास्तन चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। आपको जो है फाहियान आपको विक्रमादित्य, वेनसांग हर्ष, और इत सिंह क्या हुआ था? हर्ष के काल के बाद आया था। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, ठीक है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। सबसे बड़ा नंदी का मूर्ति, नंदी जी का मूर्ति यहीं पे है। तो किस मंदिर में है? यही बृहदेश्वर मंदिर में है। जिन्होंने कौन बनाया था? राजराज प्रथम ने जो बनाया था चोल काल में। ठीक है। चलिए, आपका इतना ही क्वेश्चन था। आपका क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। क्लास 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कल से क्लास 7 का जो है हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इसी समय में। और जिनका भी छूट गया है, जो नहीं पढ़े ये चैप्टर, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां आप जाके आप देख सकते हैं और चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या बिहार शिक्षक भर्ती दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए आपका एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, हमारे संस्था में सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती का न्यू बैच स्टार्ट है। आप लोग आके क्लास कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है। और आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। और सुबह में 8 बजे, सुबह के मॉर्निंग में 8 बजे से 8:30 बजे तक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन का जो है टेस्ट लिया जाता है। यहाँ 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है, जो कि हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। आप आके टेस्ट भी दे सकते हैं और टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको डिस्कशन भी मिल जाएगा। डिस्कशन आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। जो भी देना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आके आप टेस्ट दे सकते हैं। 5 टेस्ट अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए, मिलते हैं कल इसी समय में आप लोगों से नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।